नमस्कार, टीवी 100 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी। न्यूज रूम लाइव में आप सभी का स्वागत है। और आज जो न्यूज रूम लाइव में जिस टॉपिक को, जिस मुद्दे को हम लेकर के आए हैं वो है उत्तराखंड का चुनाव। जिस प्रकार से उत्तराखंड हो या फिर 5 राज्यों में चुनाव होने, हर तरह से राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। वहीं उत्तराखंड में हरक सिंह रावत को लेकर के इस वक्त जो हलचल मची हुई है उससे ना तो बीजेपी अछूता है और ना ही कांग्रेस। हर तरफ से यहाँ पर हलचल देखी जा रही है। एक तरफ जहां से बीजेपी से कुछ नेता किसी और दल में जा रहे हैं तो दूसरी तरफ दूसरे दलों के नेता दूसरे दलों में शामिल हो रहे हैं। इस तरह से अब दल बदल की राजनीति भी यहां पर शुरू हो चुकी है। तो यहां पर न्यूज रूम लाइव में तमाम सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं। उनसे जान लेते हैं कि उत्तराखंड के चुनाव पर और हरक सिंह रावत के पार्टी से निष्कासित होने पर उनके तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया यहां पर सामने आ रही है। हमारे साथ रानी मौजूद है न्यूज रूम लाइव में। रानी से जान लेते हैं कि किस तरह से उत्तराखंड चुनाव में जिस तरह की हलचल देखी जा रही है इस वक्त, हरक सिंह रावत को चुनाव पार्टी से निकाल दिया गया है, कांग्रेस में शामिल वो होने वाले हैं और उधर दूसरी तरफ हरीश रावत द्वारा ये कहा जा रहा है कि वो माफी मांगेंगे तभी उन्हें पार्टी में शामिल किया जाएगा। क्या लगता है, हरक सिंह रावत माफी मांगेंगे? देखिए सीमा, पहली बात तो ये राजनीति है, इसमें कभी भी कुछ भी हो सकता है। जहां हरक सिंह रावत ने बीजेपी छोड़ दिया या उनको निकाल दिया गया है, वहीं सरिता आर्या ने जो है वो कांग्रेस छोड़कर वो बीजेपी में जाने का फैसला कर सकती हैं और बीजेपी में जा सकती हैं। तो ये राजनीति है, इसमें कभी भी पार्टी कोई छोड़ सकता है और कभी भी शामिल हो सकता है। और रही बात हरक सिंह के माफी मांगने की, तो देखिए वो पहले ही 2016 में कांग्रेस छोड़ चुके हैं, तो माफी तो उनको मांगनी चाहिए। मुझे जहां तक लगता है कि राजनेताओं के अंदर अगर ईमान या उनके अंदर मतलब कुछ भी थोड़ी बहुत शर्मो हया बाकी है, तो अगर उनको बीजेपी में जाना ही था तो पहले कांग्रेस नहीं छोड़नी चाहिए थी। और अगर कांग्रेस में शामिल ही होना था तो बीजेपी में क्यों जाना था? और अगर बीजेपी में अब वो नहीं रहना चाहते और वो कांग्रेस में जाना चाहते हैं तो उनका क्षमा मांगना और माफी मांगना जायज है। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब हम एक परिवार छोड़ते हैं और दूसरे परिवार में शामिल होते हैं तो पहला जो परिवार हमने छोड़ा है वो आहत होता है। तो उसकी वजह से हमें उनसे माफी मांगनी चाहिए। और अगर हरीश रावत ने कहा है कि हरक सिंह पहले माफी मांगे कांग्रेस छोड़ने को लेकर, तो बिल्कुल उनकी जायज मांग है, उनको माफी मांगनी चाहिए। उसके बाद ही वो कांग्रेस में शामिल होने का हक रखते हैं। बिल्कुल। और जिस तरीके से देखिए हरीश रावत ने कहा माफी मांगे, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस छोड़ करके महिला प्रतिनिधि जो है वो बीजेपी में अब शामिल हो गई हैं, तो उससे भी कांग्रेस में भूचाल मचा हुआ है। बिल्कुल मचना चाहिए भूचाल, क्योंकि देखिए सरिता आर्य जो है वो एक जाना माना चेहरा मानी जाती है कांग्रेस का। और उन्होंने जिस तरह से आरोप लगाए हैं कि कांग्रेस में महिलाओं का सम्मान नहीं होता है और महिलाओं के सम्मान को लेकर जो है वो हमेशा से ही कांग्रेस राजनीति करती है, उसकी वजह से उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है। तो अगर उन्होंने कांग्रेस छोड़ी है और वो बीजेपी में शामिल हो जाए, देखिए जब भी विधानसभा चुनाव होते हैं ये हलचल आम हो गई है कि राजनेताओं का पार्टी छोड़ना फिर दूसरी पार्टी में शामिल होना, ये हमेशा से हमने देखा है कि विधानसभा चुनाव में ये आम बात है। अब सरिता आर्य वापस बीजेपी में जाना चाहती हैं, अगली बार 5 साल के बाद जब चुनाव हो सकता है होंगे तो हो सकता है कि सरिता आर्य फिर से बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आना चाहें। तो ये आम बात है विधानसभा चुनाव में। बिल्कुल। और साफ तौर पर देखिए रानी, जैसा आपने जिक्र किया बार बार कि ये आम बात है कि दल बदल की राजनीति यहाँ पर चलती है, लेकिन इस राजनीति की वजह से जो राजनीतिक पार्टी है उसमें बहुत बड़ा भूचाल मच जाता है। उत्तराखंड का हमेशा से इतिहास भी ऐसा रहा है, एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, एक ही सरकार दोहराती बहुत नहीं है बिल्कुल भी। तो ऐसे में जिस तरीके से बीजेपी अपने आप को सबसे ज्यादा बढ़त के साथ आगे मानती नजर आई और ऐसे में हरक सिंह रावत एक जाने माने चेहरे माने जाते हैं, कद्दावर नेता है, वो बीजेपी छोड़ देते हैं, उसकी वजह से जो उनको वोट मिलने वाले होंगे वो वोट तो अब कांग्रेस के पाले में चला जाएगा। तो क्या लगता है, बीजेपी जिस बढ़त की बात करती नजर आती थी वो बढ़त अभी भी देखा जाएगा? बिल्कुल। देखिए जब एक जाना माना चेहरा किसी पार्टी को छोड़ता है तो वोटों पर जाहिर सी बात है फर्क पड़ता है। और जिस तरह से हरक सिंह रावत जो हैं वो कांग्रेस बीजेपी के लिए बड़ा चेहरा माने जाते थे, खुद पीएम मोदी ने उनके कामों को लेकर उनकी पीठ थपथपाई थी, उसके बाद उनका बीजेपी से निकाल दिया जाना, कांग्रेस में शामिल होना, ये बहुत बड़ी बात है। इससे बीजेपी के वोट भी कटेंगे और वोट कटने के साथ साथ, क्योंकि हरक सिंह एक अकेले नेता नहीं है, अगर उन्होंने पार्टी छोड़ने का या उनको निकालने का बीजेपी ने फैसला लिया है तो उनके साथ और भी विधायक जो हैं वो बीजेपी छोड़ सकते हैं। तो इससे बीजेपी को काफी बड़ा नुकसान हो सकता है और उनको हो सकता है कि विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़े। चलिए, तो बीजेपी को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, साफ तौर पर रानी का ऐसा कहना है। और जिस तरीके से वो एक कद्दावर नेता रहे हैं और वो कोई मतलब छोटे मोटे नेता नहीं रहे हैं और पीएम नरेंद्र मोदी भी उनके काम की तारीफों करते रहे हैं, तो ऐसे में जरूर बीजेपी को इसका असर देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये भी कि कांग्रेस किस तरह से इनका फायदा उठाएगी, क्योंकि अब हरीश रावत जो है उनके अंदर
खलबली मची हुई है कि अगर हरक सिंह रावत आते हैं तो मुख्यमंत्री के दावेदारी को लेकर देख लीजिए, हरक सिंह रावत पहले से भी सामने आते रहे हैं और उनमें हमेशा से उनकी मंशा भी रही है कि वो मुख्यमंत्री का चेहरा बने। तो ऐसे में अगर उत्तराखंड चुनाव की बात की जाए, कांग्रेस की बात वहां पर की जाए, तो हरीश रावत जिस तरह से माफी मांगने की बात कह रहे हैं, हरक सिंह रावत माफी मांगते हैं या नहीं मांगते हैं, इस पर भी एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि अगर कांग्रेस से नेता जा रहे हैं, बीजेपी से भी नेता जा रहे हैं, सरिता आर्या एक बड़ा चेहरा माना जाता है और महिलाओं को लेकर के जो सरिता आर्या ने यहां पर बयान दिया है कांग्रेस में कि कांग्रेस में महिलाओं की उतनी पूछ नहीं है। एक तरफ कांग्रेस में प्रियंका गांधी ये कहती नजर आती है महासचिव की लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा उनके द्वारा दिया जाता है, लड़कियों को आगे बढ़ाने की बात की जाती है, महिलाओं को आगे लेकर के जाने की बात की जाती है। वहीं दूसरी तरफ उनकी एक बड़ी नेता वहां से आती हैं सरिता आर्या और वो कह जाती हैं कि महिलाओं को अच्छी यहाँ पर पैठ नहीं दी जाती है, अच्छी भूमिका नहीं दी जाती है कांग्रेस में। इसको लेकर के बाकी सहयोगियों से भी जान लेते हैं कि क्या है उनकी राय। हमारे साथ न्यूज रूम लाइव में अक्षुता मौजूद है, अक्षुता से जान लेते हैं कि क्या लगता है अक्षुता, जिस तरीके से सरिता आर्या का यह बयान यहाँ पर सामने आया है कि महिलाओं की पूछ पर उन्होंने बोला कि कांग्रेस में उतनी वैल्यू नहीं दी जाती, उतनी तवज्जो नहीं दी जाती है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस को लेकर के? देखिए, कांग्रेस लगातार दावा करती रही है कि जो बीजेपी सरकार है वो महिलाओं के सम्मान में कोई भी कार्य नहीं कर रही है। साथ ही प्रियंका गांधी ने मैनिफेस्टो जारी करके दावा किया कि हमारी सरकार अगर आती है तो महिलाएं ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित रहेंगी और उन्होंने लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा भी दिया। तो कहीं ना कहीं अगर उनके ही नेता, उनके ही तरफ से लोग ऐसी बातें बोल रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है कांग्रेस के इसमें, तो ये ऑफ कोर्स सी बात है कि बहुत ही अहम और बहुत ही एक बड़ा बयान हो गया सरिता आर्या की तरफ से और इसके बाद राजनीति साफ तौर पर गर्मा सकती है और देखना बहुत ही अहम होगा कि उत्तराखंड की राजनीति में ये किस हद तक चहल पहल मचाता है। बिल्कुल, और साफ तौर पर देखिए लड़कियों की बात की जाए यहाँ पर या फिर बात यहाँ पर की जाए कि किस तरीके से हरक सिंह रावत को अब पार्टी से निकाल दिया गया है, बीजेपी को कितना खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? देखिए, बीजेपी को कितना खामियाजा भुगतना पड़ेगा ये देखना बहुत ही अहम होगा। जो आगामी विधानसभा चुनाव के नतीजे होंगे उसी में ये पता लग सकता है। वैसे ये भी है कि हरक सिंह रावत का जो था एक कहीं ना कहीं उनकी थी ये बात मन में कि उन्हें कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होना है, तो बीजेपी इन तमाम चीज़ों को देखते हुए उन्होंने खुद से निष्कासित कर दिया ताकि अभी जो जिस तरह से लगातार दौर जारी है, स्वामी प्रसाद मौर्य ने छोड़ दिया या धर्म सिंह सैनी ने छोड़ दिया, तो अपनी स्वेच्छा से बीजेपी छोड़ के अगर कांग्रेस की तरफ जाते हैं तो कहीं ना कहीं इसका एक बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता था। अब बीजेपी के पास ये मुद्दा है कि हमने खुद ने उनको निष्कासित किया है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ है कि अब एक अच्छा इनका इम्पैक्ट होगा बीजेपी का। साथ ही में जो उनका कहना था, जो उनकी मांग थी कि 3 टिकट मेरे परिवार को मिलना चाहिए था, ऐसा हरक सिंह रावत चाहते थे कि 3 टिकट मेरे परिवार में मिलना चाहिए और वो चाहते थे कि मैं कम से कम डोईवाला से चुनाव लड़ूं। तो बीजेपी डोईवाला से उनको चुनाव लड़ाने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार थी, लेकिन वो उनका कहना था कि मैं आपके परिवार के 3 जनों को टिकट नहीं दे सकता हूँ। बिल्कुल, देखिए परिवारवाद की राजनीति पर बीजेपी हमेशा से हमलावर रही है यहाँ पर अक्षता, कांग्रेस पर हमेशा से हमलावर रही है, सपा पे हमलावर रही है कि परिवारवाद की राजनीति उनके दल करते हैं, बीजेपी नहीं करती है। इसको लेकर के मदन कौशिक का बयान भी यहाँ सामने आया कि उन्होंने यहाँ पर एक जो रूल्स होते हैं उसको तोड़ा और साफ तौर पर यह भी कहा कि उनको परिवारवाद के लिए वो अब बढ़त नहीं देंगे किसी भी तरीके से। परिवारवाद का ही इकलौता एक मुद्दा ऐसा होगा जिसकी वजह से बीजेपी ने उन्हें निष्कासित किया, या आपको लगता है कुछ और भी मुद्दे हो सकते थे? देखिए, कुछ और भी मुद्दे हो सकते हैं, जैसे कि दल बदल की राजनीति लगातार जारी होती है। जिस समय पे चुनाव नजदीक आते हैं, जिस तरफ का पलड़ा भारी लगता है, जो ज्यादातर नेता हैं उस तरफ की तरफ जाने लग जाते हैं। जैसे 2016 में जब हरक सिंह रावत इधर को आए थे, बीजेपी को आए थे, तो उस समय पे उनका ये कहना था कि कांग्रेस में विकास नहीं हो पा रहा, कांग्रेस कार्य नहीं कर पा रही है। और आज फिर जब वो बीजेपी से कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं तो अभी भी उनका यही कहना है कि अब बीजेपी कार्य नहीं कर पा रही और विकास कार्यों को रोक रही है। चलिए, तो बार बार अब हरक सिंह रावत द्वारा जो बयान यहाँ पर दिया जा रहा है कि विकास कार्यों में बीजेपी पीछे रह जाती है, वहीं अब सवाल हमारा न्यूज रूम लाइव में यही रहेगा और न्यूज रूम लाइव में हम ये भी जानेंगे कि महिलाओं को लेकर के कांग्रेस की गतिविधियों पर जो सवाल खड़े हुए हैं वो सवाल उन्हें कितने सही लगते हैं और कितने गलत लगते हैं। हमारे साथ इशिका मौजूद है न्यूज रूम लाइव में, इशिका से जान लेते हैं कि महिलाओं को लेकर के जो सवाल खड़े किए गए हैं कांग्रेस पर वो आपको कितना सही लगता है? क्या लगता है सरिता आर्या ने जो बोला वो सही है कि महिलाओं को उचित जो उनकी जगह होती है, जो वैल्यू होता है तवज्जो, वो नहीं दिया जा रहा है कांग्रेस में? जैसा कि प्रियंका गांधी ने नारे से शुरुआत करी कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, अब जैसे कि उनकी पार्टी लिस्ट की उम्मीदवारों की लिस्ट आ चुकी है और उसमें 50% महिलाओं को ही साजा गया है और
कहा गया है कि जैसे कि अगर प्रियंका गांधी कांग्रेस की तरफ से अगर चुनाव जीतती हैं तो ये देखने की बात होगी कि लड़कियों के लिए वो कितना करेंगी, लड़कियों को कितना सपोर्ट करेंगी। बिल्कुल। और देखिए यहाँ पर ऋषिका, कोरोना का समय है और ऐसे में वर्चुअली रैली की भी बात यहाँ पर की जा रही है। 5 राज्यों में चुनाव है और वर्चुअली रैली भी होनी है। तो क्या लगता है उत्तराखंड में अगर वर्चुअली रैली की बात की जाए तो कौन सी पार्टी अच्छे तरीके से डिजिटली अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाएगी? ऐसा तो कुछ कहा नहीं जा सकता। हर पार्टी जोरों शोरों से कोशिशों में लगी है कि अब अगले महीने चुनाव होने हैं कि कौन सी पार्टी जीतेगी। अगर बात करें हरक सिंह रावत की तो वो बीजेपी से निकाल दिए गए हैं 2016। वैसे ही अगर बात करें हरक सिंह रावत की तो 2016 में उन्होंने हरीश रावत से बगावत करके बीजेपी में वो आए थे। अब वह बीजेपी से भी निकाल दिए गए हैं। अब ऐसी अटकलें आ रही कि वो कांग्रेस में फिर दोबारा जा सकते हैं। अब राजनीति अब देखने की बात तो यही रहेगी कि वो किस पार्टी की तरफ जाएंगे। बिल्कुल। और हरक सिंह रावत की यहाँ राह जो है वो कठिन होती नजर आ रही है, क्योंकि साफ तौर पर हर दल द्वारा पहले वो कांग्रेस में थे, फिर 2016 में वो कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी में शामिल हुए तो बगावती सुर उनके दिखने लगे, जिस तरीके से मुख्यमंत्री की दावेदारी हो, और हमेशा उन्हें लगता रहा कि मुख्यमंत्री का एक बार उन्हें मौका मिलेगा। इन सब के बीच अपने परिवार के 3 सदस्यों के लिए उन्होंने टिकट की गुजारिश भी की थी बीजेपी में, जिसको साफ तौर पर नकारा गया। और इस वक्त जो बीजेपी की तरफ से यहाँ पर बात भी कही जा रही है, उनको निकालने के पीछे की वजह भी जो बताई जा रही है वो यही कि परिवारवाद की राजनीति बीजेपी में एकदम बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब ये परिवारवाद की राजनीति थी या फिर हरक सिंह रावत के बदलते सुर, बगावती सुर उन्हें नजर आने लगे थे, इस वजह से उन्हें निकाला गया। दिल्ली जाने वाली बात को लेकर के साफ तौर पर हरक सिंह रावत का ये कहना है कि दिल्ली वो बीजेपी के ही आला नेताओं से मुलाकात करने के लिए गए थे, लेकिन वहां पर उन्होंने बीजेपी को लगा कि वो कांग्रेस से मुलाकात करने जा रहे हैं। अब इन सब के बीच क्या है सच्चाई, क्या सच्चाई नहीं है, वो अहम बात है और इसके पर्दा भी इस पर से उठेगा। लेकिन अभी सवाल यहाँ पर यही कि बीजेपी को इससे कितना नुकसान। हालांकि अभी तुरंत में सरिता आर्या ने बीजेपी ज्वाइन करने की सोच ली और बीजेपी में आ गई हैं वो, तो यहाँ पर बीजेपी को सरिता आर्या से कितना फायदा होगा, ये भी एक अहम सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। हमारे साथ न्यूज रूम लाइव में और भी सहयोगी मौजूद है, हमारे साथ ऋतु मौजूद है न्यूज रूम लाइव में। उनसे जान लेते हैं कि उत्तराखंड के चुनाव को लेकर के जो दमखम दिखाई वहां पर दे रहा है वो किस प्रकार से है। ऋतु, आपको क्या लगता है जिस तरीके से हरक सिंह रावत यहाँ पर उन्हें निष्कासित कर दिया गया, सरिता आर्या बीजेपी में शामिल हो रही हैं, सबसे पहला सवाल महिलाओं को लेकर के कि कांग्रेस जो महिलाओं का नारा लेकर के आगे बढ़ रही है वो नारा कितना सही आपको लग रहा है और ये सच्चाई पे कितना काम करता नजर आ रहा है सरिता आर्या के बयान के बाद? देखिए, कांग्रेस की तरफ से लड़की हूँ लड़ सकती हूँ और महिलाओं को यहाँ प्रेरित किया जा रहा है। ये नारा अगर एक महिला होने के नाते देखा जाए तो वाकई में बहुत अच्छा है, क्योंकि महिलाओं को आत्मनिर्भर, आत्म सुरक्षा और तमाम तरह की चीजें यहाँ पे महिलाओं में वो जो कॉन्फिडेंस होता है वो यहाँ पे बूस्ट करेगा। लेकिन इस बीच कांग्रेस अगर यही चीजें हर राज्य में अप्लाई करे तो शायद ये चीज जमीनी स्तर पर और बेहतर होगी। लेकिन कांग्रेस की तरफ से सिर्फ चुनाव पर ही फोकस किया जा रहा है और चुनाव की वजह से ही किया जा रहा है, तो ये गलत है। क्योंकि अगर चुनाव की वजह से कांग्रेस उत्तर प्रदेश की महिलाएं यहाँ पर दिख रही हैं आगे बढ़ाने के लिए, तो राजस्थान की महिलाएं क्यों पीछे है? क्योंकि राजस्थान में अभी हाल ही में यहाँ पर अलवर पे एक नाबालिग के साथ गैंगरेप हुआ था, उस दौरान कांग्रेस की तरफ से कोई भी यहाँ बयान सामने नहीं आया, आला कमान भी चुप्पी साधता हुआ नजर आया। यहाँ तक कि नतीजा अभी तक ये है कि हाथरस और उन्नाव की जो यहाँ पे गैंगरेप पीड़ित थी वो उनको नजर आ गई कांग्रेस को, लेकिन राजस्थान के अलवर में जो यहाँ पर एक वारदात को अंजाम दिया गया वो आरोपी अभी तक नजर नहीं आया और आरोपी अभी गिरफ्त से बाहर बताया जा रहा है। इस बीच बात यहाँ पर अब कांग्रेस से जिस तरह से महिलाओं को साधने की कोशिश कर रही है और बात यहाँ पर सरिता आर्या की जाए तो सरिता आर्या का फिलहाल ये कहना है कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं उनको मान सम्मान नहीं मिलता कांग्रेस में और कई तरह की चीजें उन्होंने आरोप यहाँ लगाया। ठीक है, अब मान सम्मान मिलता है नहीं मिलता वो तो खैर वो अब धरातल पर जानती है कि वाकई में जो यहाँ पर सच्चाई है वो क्या है। लेकिन इस बीच सवाल यह है कि सरिता आर्या को आखिर 5 साल जब वहां पर काम कर लिया गया और इतने लंबे समय से वहां पर कांग्रेस में थी, तब क्यों याद नहीं आई सरिता आर्या को कि यहाँ पर किसी भी तरह की अनदेखी की जाती है या उनकी अनदेखी की जा रही है, क्योंकि महिला प्रदेश अध्यक्ष है वो। और उसके बाद अब उन्हें जब चुनाव सामने आ रहा है, टिकट मांगी गई और टिकट की दावेदारी यहाँ पर पेश नहीं की गई कांग्रेस की तरफ से, तब उन्हें ये याद आया कि महिलाओं के साथ अनदेखी की जा रही है। अब तक वो चुप क्यों बैठी हुई थी? क्योंकि ये सिर्फ राजनीति है और कुछ नहीं है। बेशक से महिलाओं को आगे करे, युवाओं को आगे करे, यहाँ सिर्फ राजनीति होती रहती है, लेकिन धरातल पर देखा जाए चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, तमाम राजनीतिक दल हो, वो किसी भी तरह का कोई एक्शन लेते हुए नजर नहीं आते। और शायद यही वजह है कि आम जनता हमेशा भुगतती हुई नजर आती है और जो समस्याएं धरातल पर रहती है, जमीनी स्तर की मूलभूत सुविधाएं रहती
रहती है वो हमेशा वैसी की वैसी धरी की धरी रह जाती है। सीमा, बिल्कुल जिस तरीके से आपने यहाँ पर महिलाओं को लेकर के और कांग्रेस का जो पलड़ा है वो बिल्कुल साफ किया ऋतु। लेकिन अगर अब बात हरक सिंह रावत की जाए तो हरीश रावत ने साफ तौर पर यह कहा है कि जब हरक सिंह रावत माफी मांग लेंगे तभी उन्हें कांग्रेस में शामिल किया जाएगा। 2016 में वो कांग्रेस को छोड़ करके गए क्योंकि बीजेपी में वो शामिल हुए और अब बीजेपी से उन्हें निष्कासित कर दिया गया। उनकी बगावती सुर को देखते हुए ही निष्कासित किया गया हालांकि। और तो ऐसे में हरीश रावत ने ऐसा कहा कि वो माफी मांगेंगे तभी उनकी एंट्री होगी। क्या लगता है, हरक सिंह रावत माफी मांगने को तैयार होंगे? देखिए, हरक सिंह रावत को अगर, क्योंकि बीजेपी से तो फिलहाल 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया, तो बीजेपी में तो उनकी एंट्री या घर वापसी नहीं कहा जा सकता कि वापसी होगी। लेकिन अगर हरक सिंह रावत को अपनी राजनीति और सक्रिय करनी है तो कांग्रेस में घर वापसी करनी ही होगी और शायद उन्हें माफी मांगनी ही चाहिए जिस भी तरह से, क्योंकि निजी चैनल में उन्हें कई तरह के इंटरव्यू दिए और जो भी इंटरव्यू का अगर सार यहाँ पर निकाला जाए तो उस साक्षात्कार में यही सार निकाला गया कि हरक सिंह रावत को अगर एक मौका मिलता है यहाँ पर माफी मांगने का तो जरूर पूर्व सीएम हरीश रावत से माफी मांगेंगे। हालांकि पूर्व सीएम हरीश रावत की तरफ से जो ये बयान सामने आया इसमें कोई दो राहें नहीं है, किसी भी तरह की गलत नहीं है, क्योंकि 2017 में जब यहाँ पर सरकार चुनाव होने थे, सरकार बननी थी बीजेपी की, तो उनको लगा कि अब मेरा कोई वर्चस्व यहाँ रहेगा नहीं, तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। अब अगला अगर दूसरी विचारधारा को अपना रहा है, अपनी पार्टी को छोड़कर किसी और पार्टी में जा रहा है, तो ऐसे में तमाम जो पहले की पार्टी थी तो किस तरह से वो उस पर भरोसा जताएगी, ये काफी महत्वपूर्ण है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से अगर ये कहा जा रहा है कि भैया आप पहले माफी मांगे उसके बाद ही हम पार्टी के अंदर एंट्री करेंगे, तो इसमें कोई दो राहें नहीं है। बेशक से बीजेपी से यहाँ पर तमाम जो राजनीति की हलचल थी वो तेज हुई होगी और यहाँ पे कई कार्यकर्ता और विधायक आए होंगे, लेकिन पहले 2017 में यहाँ पर कांग्रेस पे जाना, कांग्रेस से बीजेपी में जाना, उसके बाद जब चुनाव सर पर आए तो अब यहाँ पर नाराजगी दिखा दी गई। हालांकि यहाँ पर कुछ चीजें और भी क्लियर होती हुई नजर आ रही है। उनका साफ तौर पर कहना है हरक सिंह रावत का कि अगर मैंने अपनी बहू के लिए यहाँ पे टिकट मांगा भी था तो यहाँ पर बीजेपी को साफ तौर पर मना कर देना चाहिए था। एक हालांकि और वो सीनियर लीडर है, सीनियर लीडर के तौर पर यहाँ पर कई तरह की चीजें देखी जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी हरक सिंह रावत अब किस तरह से यहाँ पर किस पार्टी में जाते हैं वो देखना महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि बीजेपी की तरफ से तो रास्ते बंद हो चुके हैं उनके लिए। और इस सब के बीच देखिए उत्तराखंड की अगर राजनीति की बात यहाँ पर ऋतु की जाए तो उत्तराखंड की राजनीति में आम आदमी पार्टी भी अपनी किस्मत को आजमाने के लिए उतर पड़ी है। आम आदमी पार्टी द्वारा कह दिया गया है कि बीजेपी और कांग्रेस अब तक कुछ नहीं कर पाई विकास मॉडल को लेकर के, लेकिन अगर आम आदमी पार्टी आती है तो विकास के लिए कार्य सिर्फ आम आदमी पार्टी ही करेगी। फिर चाहे वो सरकारी नौकरी देने की बात हो, शिक्षा की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो, सिर्फ आम आदमी पार्टी ही उजागर होती नजर आएगी। क्या दिल्ली मॉडल उत्तराखंड में काम करेगा? देखिए, पहले तो ये दिल्ली मॉडल उत्तराखंड में काम करेगा नहीं करेगा ये बात की बात होगी, लेकिन जिस तरह से दिल्ली मॉडल को धरातल पर उत्तराखंड में उतारने की बात की जा रही है ये शायद आम आदमी पार्टी के लिए बेवकूफी है, क्योंकि दिल्ली मॉडल को किस तरह से यहाँ पर उत्तराखंड में उतारना है, उत्तराखंड की जो सियासत है वो भी बिल्कुल अलग है, पहाड़ी क्षेत्रीय है तो वो भी अलग है। लेकिन जिस तरह से अभी तमाम एजेंसियों की तरफ से ओपिनियन पोल आ रहे हैं उसमें फिलहाल यही आ रहा है कि कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। ऐसे में दो रीजन है उत्तराखंड में, गढ़वाल और कुमाऊं। गढ़वाल की अगर बात की जाए तो जो सबसे चहेता चेहरा है वो फिलहाल आम आदमी यहाँ पे पूर्व सीएम हरीश रावत का है, और ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी, क्योंकि वो अभी सक्रियता दिखा रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी चाहे कितने भी वर्गों को साधने की कोशिश कर ले, लेकिन जो त्रिकोणीय मुकाबला है इससे बस ये हो सकता है कि आम आदमी पार्टी सरकार तो नहीं बना पाएगी और आने वाले समय में यहाँ पर सत्ता में काबिज तो नहीं होगी, लेकिन हाँ जो बीजेपी और कांग्रेस का वोट बैंक है वो गड़बड़ा जरूर सकता है। जो उनकी सीटें हैं वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में जरूर आ सकती है, लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से जो कवायद अब की जा रही है ये देखने वाली बात होगी कि धरातल पर किस तरह से उतरती है, क्योंकि सैनिकों के साथ साथ यहाँ पर महिला, बुजुर्ग और तमाम रोड शो हमने खुद देखे हैं यहाँ पर किस तरह से उन्होंने रोड शो के जरिए हर वर्ग को साधने की कोशिश की, और यहाँ तक कि उन्होंने धर्म की राजनीति तक अपनाई है, क्योंकि परिसंपत्ति का मामला और भी जब बीजेपी की तरफ से कई तरह की चीजें की जा रही थी तब उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जो भी चार धाम की यात्रा होगी, अगर लिंक जो भी आम आदमी पार्टी का साथ देना चाहता है इस लिंक पर क्लिक करिए और उसके बाद यहाँ पर आम आदमी पार्टी की सदस्यता लीजिए, उसके बाद जो भी तमाम तरह की चीजें होगी वो आम आदमी पार्टी देगी। लेकिन अब आम आदमी पार्टी किस तरह का एक्शन लेती है ये देखना दिलचस्प है। बिल्कुल ऋतु, और देखा जाए अब अगर बात आपने की है धर्म की राजनीति की, तो हमने साफ तौर पर देखा कि धर्म की राजनीति में बीजेपी हमेशा से विपक्षियों पर हमलावर रही, क्योंकि बीजेपी के आने से पहले जिस तरह से सत्ता में बीजेपी आई, केंद्र में अपनी सरकार बनाई बीजेपी ने, उसके बाद से ही ये धर्म को लेकर के, हिंदू धर्म को लेकर के आगे बढ़ते नजर आए। उसके बाद फिर सपा हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, हर कोई उसी मॉडल को लेकर के आगे बढ़ता नजर आ रहा है। तो ये मॉडल कितना कारगर बाकी पार्टियों के लिए साबित हो सकता है?
देखिए, बाकी पार्टियों का तो नहीं पता, लेकिन बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति करती है, इससे नकारा नहीं जा सकता है। क्योंकि बीजेपी सिर्फ उत्तर प्रदेश का जिक्र करें तो किस तरह से हिंदुत्व की राजनीति करती हुई आई वो हमने देखा। चाहे अयोध्या का राम मंदिर हो, काशी विश्वनाथ हो या पटल पर कई तरह की चीजें, यहाँ पर बड़ी सौगातें केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से दी गई। वहीं उत्तराखंड में बाबा केदार की मंदिर की जो पुनर्निर्माण किया गया वो भी वानगी यहाँ पर देगी। बद्रीनाथ धाम के लिए भी यहाँ पर कई तरह की जो सौगातें दी गई थी वो भी यहाँ पर सबने देखी। लेकिन उसके बावजूद भी अब बीजेपी जो हिंदुत्व की राजनीति करके आगे बढ़ा रही है, और ऐसे में अभी हाल फिलहाल में यहाँ पर जो प्रयागराज में तमाम तरह की जो तस्वीरें सामने आई, उसको समझा जा सकता है कि बीजेपी का जो सबसे ज्यादा फोकस है वो सिर्फ हिंदुओं पर है कि हिंदू के धर्म को किस तरह से साधा जा सकता है। क्योंकि मुस्लिम वोट बैंक वहां पर फिलहाल नहीं सामने आता हुआ नजर आएगा, और ऐसे में किसान आंदोलन, तमाम तरह के मुद्दे यहाँ पर हैं जो बहुत सक्रियता से उठाए गए विपक्ष की तरफ से। और ऐसे में हिंदुत्व एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर कांग्रेस भी यहाँ पर पछाड़ती हुई नजर आई। क्योंकि गुजरात में जब हाल फिलहाल में यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से रैली हुई थी तो उस दौरान भी हमने तस्वीरें देखी थी। राहुल गांधी की तरफ से कहा गया था कि हिंदुत्व की राजनीति में कुछ नहीं रखा, लेकिन राहुल गांधी भी हिंदुत्व की राजनीति में आगे बढ़ते हुए नजर आए। फिलहाल यही देखना बाकी है कि क्या सपा, कांग्रेस और तमाम तरह की, क्योंकि राम के नाम पर जो सियासत होती है या फिर भगवान कृष्ण के नाम पर जो सियासत होती है उसको लेकर सपा और तमाम जो यहाँ पे राजनीतिक दल है वो कई बार निशाना साधते हुए आए कि बीजेपी सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति करती है। लेकिन इस हिंदुत्व की राजनीति को ये नकारा नहीं जा सकता कि जो तमाम राजनीतिक दल है वो भी करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और देखिए, धर्म की राजनीति, हिंदुत्व की राजनीति साफ तौर से हर दल द्वारा अब यहाँ पर किया जा रहा है। हमारे साथ न्यूज रूम लाइव में सपना भी मौजूद है। सपना से जान लेते हैं कि उत्तराखंड की राजनीति को लेकर के उनकी क्या इस वक्त की राय सामने आ रही है। तो सपना, क्या लगता है जिस तरह से उत्तराखंड में राजनीति चरम सीमा पर है, फिर चाहे वो हरक सिंह रावत को लेकर के राजनीति हो रही हो, सरिता आर्या को लेकर के हो रही हो, धर्म की राजनीति हो रही हो, या फिर आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से यहाँ पर काम करती नजर आ रही है, क्या लग रहा है आपको, कौन सक्रिय होता इस वक्त नजर आ रहा है? देखिए, लगातार जो कांग्रेस है वो भी अभी इस वक्त बयानबाजी भी कर रही है, और हालांकि दोनों ही दल, अगर हम बीजेपी और कांग्रेस की बात करें तो तमाम नेता जो है, दिग्गज नेता जो है वो एक दूसरे की पार्टी में शामिल हो रहे हैं। चाहे वो हरक सिंह रावत हो, चाहे उनका पार्टी से निष्कासित करना हो बीजेपी, क्योंकि 2 बार जब दिल्ली गए तो फिर बीजेपी को ऐसा लगा कि जो तेवर है उनके वो सही नहीं है, वो बगावती तेवर है। और इसी के मद्देनजर जो बीजेपी है उन्होंने ये कहा कि जिस तरीके से पहले देखा गया, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने पहले ही एक्शन लिया और उन्होंने हरक सिंह रावत को निष्कासित कर दिया पार्टी से। उसके बाद फिर सरिता आर्य, क्योंकि बहुत अच्छी नेता कही जाती हैं, 2012 में कांग्रेस की पार्टी से चुनाव लड़ा था और वो जीती भी थी। हालांकि 2017 में उनको हार मिली थी, लेकिन क्योंकि अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जिस और हवा बहती है उस और पार्टी के लिए टिकट्स नहीं मिलती हैं, तो जिसके वजह से जो अलग पार्टियों के जो दामन है उसको थाम लिया जाता है। देखिए, इस तरीके की राजनीति है वो हमेशा से देखने को मिलती है, चाहे वो हरक सिंह रावत का वोट बैंक को लेकर हो, चाहे वो उनकी परिवारवाद को लेकर हो। उनको अपने पार्टी परिवार के 3 सदस्यों को वोट चाहिए, वो टिकट चाहिए था, लेकिन जब बीजेपी ने मना करा कि उनको वो वोट नहीं देना, उनको वो टिकट नहीं देना, तो जिसके बाद जो कांग्रेस है उसमें शामिल होने की बिल्कुल कयास है वो लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल सपना, आपने बिल्कुल यहाँ पर देखिए कांग्रेस में उनके शामिल होने की कयास साफ तौर पर लगाए जा रहे हैं। और यहाँ पर देखा जाए किस तरीके से सरिता आर्या ने महिलाओं को लेकर के यहाँ पर बात कही कि कांग्रेस में महिलाओं को भूमिका नहीं दी जाए। इस सबके बीच आम आदमी पार्टी भी अपनी पैठ जमाती नजर आ रही है, और बाकी भी ऐसे बहुत से दल हैं जो अपने पैठ को लेकर के आगे बढ़ने की कवायद करें। आम आदमी पार्टी कितना सक्रिय होता आपको उत्तराखंड में दिख रहा है? देखिए, आम आदमी पार्टी अभी, क्योंकि जिस तरीके से बताया भी था मेरे सहयोगी ने कि आम आदमी पार्टी भी तीसरे नंबर पर इस वक्त नज़र आ रही है, क्योंकि हालांकि वो बहुत टाइम बाद सक्रिय हुई है, जो कि ये कहना गलत भी नहीं है कि बहुत टाइम बाद वो सक्रियता दिखाई है उन्होंने। लेकिन आपको बता दें कि जो तमाम तरीके की जो राजनीति है वो चल रही है, और अगर हम आम आदमी पार्टी के कहें कि वो दिल्ली के तर्ज पर जो है उत्तराखंड में चुनाव लड़ना चाहती है, फ्री बिजली देना चाहती है, या फिर जो भी सारी चीज़ें हैं वो, लेकिन उन सब चीज़ों को कितना असर पड़ेगा ये तो समय ही बताएगा। लेकिन जो समीकरण बन रहे हैं वहाँ पर वो यही बन रहे हैं कि इस वक्त जो बढ़त बनाती हुई कांग्रेस पार्टी नज़र आ रही है। हालांकि तीसरे नंबर पर जो है आम आदमी पार्टी है, लेकिन ये कहना गलत नहीं होगा कि आम आदमी पार्टी का वहाँ चुनाव लड़ना किसी न किसी तरह से बीजेपी और कांग्रेस पर थोड़ा भारी पड़ सकता है, क्योंकि कुछ वोट बैंक जो है वो अगर आम आदमी पार्टी की तरफ चले जाते हैं तो कुछ सीटों का नुकसान इन दोनों पार्टियों को झेलना पड़ेगा। बिल्कुल, कुछ सीटों का नुकसान झेलना पड़ेगा, लेकिन जिस तरीके से अब देखा जाए यहाँ पर सपना, हरीश रावत जो है हरक सिंह रावत के आने से खासा खुश नजर तो नहीं आ रहे, क्योंकि
उन्हें हमेशा से यही डर रहता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कोई और नहीं हो सकता। इससे पहले भी हमने आंतरिक कलह देखी, हरीश रावत की जिस तरह के ट्वीट सामने आए थे, उसके बाद से ही ये चीजें साफ हो गई, तस्वीरें साफ होने लगी कि सीएम का चेहरा वही रहना चाहते हैं। ऐसे में अगर हरक सिंह रावत कांग्रेस में शामिल होते हैं तो क्या इससे उन्हें अपने सीट का खतरा महसूस होना शुरू हो जाता है? देखिए बिल्कुल, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशंस थी वो बीजेपी के साथ भी थी। अगर हम उनके इतिहास में जाएं तो 1991 में वो बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार के तौर पर लड़े थे, जिस वक्त जो उत्तराखंड यूपी एक हुआ करता था। उसके बाद वो बीजेपी में, उसके बाद बीएसपी में शामिल और उसके बाद वो कांग्रेस की तरफ से 2002 में उन्होंने चुनाव लड़ा। तो जिस तरीके से बगावती तेवर कांग्रेस को 2016 में दिखाए थे हरक सिंह रावत ने, तो उसके बाद खासा जो नाराजगी थी वो हरीश रावत के अंदर थी, क्योंकि उनकी सरकार गिरी थी उस टाइम पर। उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ा और कोर्ट द्वार से चुनाव लड़ा। उसके बाद जो बीजेपी है उसकी तरफ से एक्सपेक्टेशन उनकी ज़्यादा होने लग गई। जैसे ही त्रिवेंद्र सिंह रावत की अगर हम बात करें, उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, उसके बाद उनका ये विचार था कि अब उनको मुख्यमंत्री के पद पर खड़ा किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद चाहे वो तीरथ सिंह रावत हो, चाहे वो अब धामी जी हो, उन पर जो दाव खेला जिससे वो खासा नाराज भी नजर आया। बगावती तेवर भी उस वक्त दिखाते हुए उस वक्त नजर आए थे। बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पर सपना ने साफ किया कि कैसे हरक सिंह रावत के बगावती तेवर हो या फिर बाकी नेताओं के तेवर यहाँ पर साफ तौर से देखे जाते हैं। इन सब के बीच सबसे अहम यहाँ पर ये सवाल उठ जाता है कि अब यहाँ पर विजय तिलक किसका, ये जनता तय करेगी। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी जिस हिसाब से यहाँ पर बीजेपी से हरक सिंह रावत को निष्कासित किया गया, कांग्रेस से सरिता आर्या इधर बीजेपी में शामिल हो गए, इन सब के बीच अब जाने माने चेहरे एक दूसरे दल को बदलते नजर आ रहे हैं। तो इसमें किसका फायदा किसका नुकसान, ये चुनाव के बाद जो उसका समीकरण होगा, जो वोटों की गिनती होगी, यही तय करेगा। और यहाँ से न्यूज रूम लाइव में बस इतना ही। बने रहिए टीवी 100 के साथ। नमस्कार।